हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज लेके आई हूं ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और ये मेरी तीसरी टेस्ट सीरीज होगी, चौथी टेस्ट सीरीज होगी। 3 टेस्ट सीरीज हम पहले करा चुके हैं और इसमें 15 ही क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई टेस्ट सीरीज। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन कराया था 45 तक क्वेश्चन तक हो चुके थे। 45 में जो क्वेश्चन कराया था, किस पहाड़ी श्रृंखला में न्यूनतम वर्षा होती है, तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन था वो थोड़ा कम कर पाए थे। लेकिन इस क्वेश्चन आते हैं, अगर ये क्वेश्चन कोई आ गया उसमें अगर हमने नहीं बताया तो आप लोग कहेंगे कि मैम आपने ये हमें नहीं समझाया था। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन क्या था, किस पहाड़ी श्रृंखला में न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी गारो और ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरावली। न्यूनतम वर्षा किस में होती? अरावली में। इसका मैप हमने लगाया, तो उस दिन हमने मैप नहीं लगाया था। मैप देख लेते हैं। ये देखो अरावली रेंज है। ये क्या है? अरावली रेंज। ये है अरावली रेंज। ये अरावली रेंज है। इसमें न्यूनतम वर्षा होने का क्या कारण है? जो दक्षिण पश्चिम से मानसूनी पवनें जो आती हैं, तो अरावली के, क्योंकि इसके समानांतर, दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर ये पड़ता है, तो ये इसके समानांतर होके निकल जाती हैं और जो आगे हिमालय से टकरा के वर्षा करती हैं। क्योंकि यह यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट अवरोध पैदा नहीं कर पाता, इसके समानांतर हो जाती है, तो वो सीधे आगे जाके हिमालय में वर्षा करती हैं। समानांतर होते हुए यहाँ पे वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है। और दूसरी बात ये थी कि अरावली की जो विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक, अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? विस्तार इसका गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा होते तक दिल्ली तक है। राजस्थान हरियाणा होते हुए कहाँ तक है? दिल्ली तक। दिल्ली तक इसकी पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई हैं। टोटल ये 692 किलोमीटर लोग बताते हैं, लेकिन लगभग 700 किलोमीटर में ये फैली हुई हैं, 700 किलोमीटर में। और राजस्थान का और नेक्स्ट बात यह है कि राजस्थान का सर्वोच्च स्थान माउंट आबू पर्वत, जो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। माउंट आबू पर्वत जो गुजरात और राजस्थान सीमा पर स्थित है। गुजरात जो राजस्थान सीमा पड़ेगी ना, यहाँ माउंट आबू यहाँ पे स्थित है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर सर्वोच्च ऊंचा स्थल है। और माउंट आबू जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी है क्या है? गुरु शिखर। माउंट आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। ठीक है। और ये ठीक है, बता दिया। और दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है तथा राष्ट्रपति भवन इसी पर्वत श्रृंखला पर ही बना हुआ है। ठीक है, ये हो गई आपकी बातें। अरावली, ये तो आप जानते हैं कि अरावली पर्वत प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है, जिसका लगातार पर्दन होते रहने से इसकी ऊंचाई बहुत कम हो चुकी है। ये अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया ये जो बताना था, बता दिया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे, भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं? कौन सी मिट्टियाँ बेसाल्ट लावा, बेसाल्टिक रॉक्स के अपक्षय से के कारण निर्मित हुई हैं? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टियाँ, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टियाँ, ऑप्शन सी लाल मिट्टियाँ और ऑप्शन डी रेगुर मिट्टियाँ। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब्लैक सॉइल, मतलब रेगुर मिट्टियाँ। ब्लैक सॉइल मतलब रेगुर मिट्टियाँ। रेगुर इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। सॉरी, इसके पेन सही चलने, राइटिंग नहीं आ पा रही सही। ब्लैक सॉइल, रेगुर मिट्टियाँ। ठीक है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण जो हुआ है, किससे हुआ है? बेसाल्टिक लावा से। बेसाल्टिक लावा से।
बेसाल्टिक लावा से किसका निर्माण हुआ? ब्लैक सॉइल के। अच्छा, इनका निर्माण क्या हुआ है? बेसाल्टिक जो लावा है उसका अपक्षय के कारण हुआ है। अब आप पूछेंगे अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है? वह है प्रक्रिया। अपक्षय बता देते हैं, अपक्षय के कारण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण हुआ। वो कैसे? ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत उसके अपक्षय होने से काली मृदा या रेगुर या कपासी मृदा, इसे काली मृदा, रेगुर मृदा, कपासी मृदा भी कहते हैं, का निर्माण हुआ है। कैसे? अपक्षय के कारण। वेदरिंग क्या? वह है प्रक्रिया। वेदरिंग है वेदरिंग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। जो चट्टानें हैं जो लावा बन के आई हैं, लावा के द्वारा निकली हैं, फिर वो जमा हो गई हैं ठंडी होकर, जो बाद में वो बेसाल्टिक जो रॉक्स हैं वो फिर बाद में ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हुई। कैसे? वेदरिंग के कारण। वेदरिंग से क्या हुआ है? जो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, और यह टूट फूट इन सिटू मतलब अपने स्थान पर ही होती है। यह ये नहीं है कि जैसे इरोजन होता है। इरोजन जानते हो आप लोग? इरोजन क्या होता है? इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है कि यह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाता है, क्योंकि ये विंड से होता है, वाटर से होता है, ग्लेशियर हिमनद वगैरह हिमनदियों से भी होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर इसका स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जो वेदरिंग होती है उसका एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं, ये अपनी ही जगह पर स्वतः टूट फूट जाती हैं। जो बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं अपनी ही जगह पर स्वतः टूट फूट जाती हैं, और वो क्या? सॉइल का निर्माण करती हैं। वो क्या बन जाता है? और इनके कारक क्या हैं? जो वेदरिंग होती है तो इसके कारक क्या हैं? कैसे वेदरिंग होगी, कैसे अपक्षय होगा? इसके मोस्टली कारक होते हैं वातावरण का तापमान, टेम्परेचर निर्भर करता है कि चट्टान कितना टेम्परेचर होगा, उस तरह से चट्टान की संरचना क्या है, कौन सी चट्टान है, मेटामॉर्फिक है चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्निशियस रॉक्स है, एंड प्रेशर एंड केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, जो रसायन अपक्षय होता है ना, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल अपक्षय के कारण ये कारक होते हैं जिससे ये अपक्षय होता है। ठीक है। और रेगुर मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? रेगुर मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में। रेगुर मिट्टियाँ देखिए किधर लिख देते हैं कहाँ, रेगुर मिट्टियाँ, रेगुर मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग, दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में। ठीक है, ऊपरी भागों में पाई जाती विशेष रूप से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि अपनी जुताई स्वयं कर लेती काली मृदा। इसका रीज़न क्या है? स्वतः जुताई। स्वतः, एक मिनट,
स्वतः जुताई, क्योंकि काली मृदा में जल धारण क्षमता काली मृदा में जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, और जब ये जल एब्जॉर्ब करती है तो ये चिपचिपी और फैल जाती हैं। जब इसमें जल प्रवाहित या समाहित हो जाता है तो ये चिपचिपी और फैल जाती हैं, और जब यह सूखती हैं और इनमें जल निकल जाता है तो यह क्या हो जाती हैं, सूख जाने पर इसमें मोटी मोटी लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। तो देखने पर क्या लगता है जैसे कि इसकी जुताई हो गई हो, इसलिए इसे स्वतः जुताई कर लेने वाली मृदा भी कहते हैं। पता है, इसे रेगुर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेगुर भी कहते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। कपास की अधिक खेती होने के कारण काली मृदा में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? कपास की। काली मृदा में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती? कपास की। इसी कारण इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या? कपासी मृदा। ये गुजरात, महाराष्ट्र और मोस्टली कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पाई जाती है मोस्टली। ठीक है, थोड़ा थोड़ा विस्तार तो फिर बहुत ही जगह पाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बताया गया है। इसलिए गांधी जी चरखा काटते थे, इसका मेन रीज़न क्या था? गांधी चरखा काटते थे और सूत बनाकर करते थे, तो कपास मिलेगा ना वहाँ पे, जो गुजरात में, तभी तो बनेगा ना, तभी तो चरखा चलाएंगे और सूत का निर्माण करेंगे। जब कपास नहीं होगा तो इसका मेन रीज़न क्या है? वहाँ पे कपास की पैदावार होती थी। ठीक है, कहाँ? गुजरात में, क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए बहुत पर्याप्त है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? 1, वे साधारण लाल रंग की होती हैं। 2, वे नाइट्रोजन, इसमें मिस्टेक हो गया, नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं। 3, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। और 4th है, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। आंसर क्या होगा बताइए जरा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। आंसर होगा क्या? सी, 1 और 4। ठीक है, वे साधारण लाल रंग की होती हैं और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अब इसमें बताया वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं, नहीं, इसमें कमी होती है। मोस्टली भारत की जो मिट्टियां हैं, जो मृदा हैं, जो सॉइल हैं, उसमें मोस्टली क्या है? नाइट्रोजन, पोटाश नहीं, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। और इसमें क्या, लेटराइट मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? कमी लिख देते हैं, किसकी कमी पाई जाती है लेटराइट मिट्टियों में? लेटराइट मृदा में कमी किसकी पाई जाती है? लेटराइट मृदा में सॉरी, नाइट्रोजन, पोटाश, चूना, तथा जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। जैविक पदार्थों की क्या पाई जाती है? कमी। और इसमें मोस्टली पाया क्या जाता है? लौह एल्युमिनियम, लौह और एल्यूमिनियम, यहाँ लिख देते हैं, लौह और एल्युमिनियम पाया जाता है।
यह ज़्यादातर लाल रंग की होती हैं क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड पाने के कारण, लोहे के ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है। यह मिट्टियाँ, ये लैटराइट सॉइल है, कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ होती हैं क्योंकि इनमें उर्वरता बहुत कम ही पाई जाती है। किंतु अगर इसमें उर्वरक का प्रयोग किया जाए तो इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, काजू आदि की कृषि की जा सकती है। ठीक है। और यह मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, लैटराइट मृदा। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं ये मोस्टली, केरल, महाराष्ट्र, केरल, महाराष्ट्र एवं मेघालय। मेघालय में ये पाई जाती हैं। ठीक है। इनमें रिपीट कर देते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, पाया क्या जाता है, लौह और एल्युमिनियम। कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की, पोटास की, चूना की और तथा चूना, हाँ ठीक है हमने लिखा हुआ है, चूना की तथा जैविक पदार्थों की। और इसका विकास कहाँ हुआ है, केरल, महाराष्ट्र एवं मेघालय में। ठीक है। कंप्लीट जानकारी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। पूछा गया ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी चूनेदार मृदा। आंसर क्या होगा इसका, जलोढ़ मृदा। आंसर क्या होगा इसका, जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। इसे कछारी मृदा भी बोलते हैं। कछारी मृदा किसे भी बोलते हैं, जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी बोलते हैं। इसे कछारी मृदा भी बोलते हैं। यह भारत के लगभग 40% भागों पर पाई जाती है। यह भारत के लगभग 40% पाई जाती, भाग में पाई जाती, सॉरी भागों नहीं होता, भाग में पाई जाती है। ठीक है। तो भाग में क्या पाई जाती है, मोस्टली एक बनती कहाँ से, यह हिमालय से उद्गमित नदियों द्वारा, हिमालय से निकली नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप के जमाव में के कारण ये बनती हैं। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ वो बहाकर क्या लेके आती, कंकड़ पत्थर और बहुत जीवाश्म वगैरह, ये सब नहीं, जीवाश्म वहाँ कहाँ पाया जाएगा, सॉरी। हिमालय से निकली नदियाँ बहाकर जो लेके आती हैं, क्या बहा के लेके आती हैं, अवक्षेप बहा के लेके आती हैं। उनके अवक्षेप के द्वारा जो काट छाट करके हिमालय से जो पत्थर कंकड़ बहा के लेकर आती हैं, वो नीचे आके जमा करती हैं, क्या निक्षेप आकर वो जमा करती, गंगा ब्रह्मपुत्र तो सतलज एवं उसकी सहायक नदियाँ निक्षेपित करती हैं। ठीक है। हिमालय से काट छाट करके लाए गए पत्थर और कंकड़ पत्थर लाके जमा करती हैं। इसमें बालू होती है, इनमें क्या होती है, बालू होती है, मृतिका, गाद आदि पाए जाते हैं कि नदियों में, जलोढ़ मिट्टियों में, सॉरी नदियाँ क्यों, जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है, जीवाश्म में बिल्कुल नहीं होंगे, जीवाश्म में बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जलोढ़ मृदा में जीवाश्म कैसे होंगे, नहीं सॉरी शायद हम कुछ और सोच रहे थे। ठीक है। बालू, मृतिका, गाद आदि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते जलोढ़ मृदा में, बालू, मृतिका, गाद। अरे दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम सोचने लग गए थे, वो क्वेश्चन दूसरा है।
ठीक है। जलोढ़ मृदा में बालू, मृत्तिका, गाद पाए जाते हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा में। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। इसे कछारी मृदा, जलोढ़ मृदा भी तो ये कहती हैं। यह भारत के लगभग 40% भाग में पाई जाती है। हिमालय से निकली नदियों के निक्षेप के कारण इसका निक्षेप कारण ये बनती है। और जलोढ़ मृदा बालू, मृत्तिका और गाद इसमें मोस्टली पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती? कौन सी फसल मृदा नाइट्रोजन को भरपूर कर देती है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी मटर। बताइए निम्नलिखित में कौन सी? आंसर होगा मटर। इसमें बताने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। क्या? वायुमंडलीय नाइट्रोजन के वायुमंडलीय स्थिरीकरण के द्वारा। वायुमंडल दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली फसलें हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली फसलें कौन सी हैं? कौन सी हैं दलहनी फसलें होती हैं? कौन सी फसलें हैं? अल्फा अल्फा एक घास होती है जो बहुत पौष्टिक घास होती है। अल्फा ड्राई बीन्स, ठीक है, मटर, सोयाबीन, उड़द, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने से जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है जो बढ़ जाती है। इसलिए फसल बोते समय अल्टरनेट फसल बोने के लिए कहा जाता है, जिसमें उड़द, जैसे अगर गेहूं की फसल कर ली तो उसके बाद उड़द की फसल कर लो तो मिट्टी की कैपेसिटी जो कम हो गई होगी ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, कथन ए हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर। ये देखो क्वेश्चन था, वो क्लिक कर रहा था उस टाइम पे वहाँ जलोढ़ मृदा में। क्वेश्चन 50, कथन ए हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण ए, असर्शन क्या? ए हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रीज़न है कारण हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। सही व्याख्या क्या होता है? सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी ए सही परंतु आर गलत, डी ए गलत परंतु आर सही। आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? डी, ए गलत परंतु आर सही। ए गलत परंतु आर सही। ये ऐसे कैसे? क्योंकि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है, जबकि हिमालय का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, फिर भी उसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, और जब माइनस में टेम्परेचर रहेगा तो डीकम्पोजिशन बहुत नगण्य रहेगा। जब डीकम्पोजिशन नहीं होगा, वनस्पतियाँ सड़ेंगी गलेंगी नहीं, तो ह्यूमस कहाँ से बनेगा? इसलिए अगर हिमालय में कुछ भी पत्ते या पत्तियाँ, कुछ भी टहनियाँ पेड़ों की गिर जाती हैं तो बहुत सालों तक वैसी की वैसी बनी रहती हैं। लाइक फ्रीजर का काम करते हैं वहाँ हिमालय, ठीक है, क्योंकि वहाँ माइनस में टेम्परेचर पाया जाता है। इसलिए हिमालय की मिट्टी ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ वन है, लेकिन वहाँ क्या मेन कारक होता है? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, तापमान यहाँ मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। मेन रोल क्या प्ले करता है? टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखना ये कम, इसलिए वहाँ बताया था जलोढ़ मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस नहीं पाया जाता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी 500 मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी लोम मिट्टी। बताइए किससे मिलता है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जिसे क्ले सॉइल कहते हैं, क्ले सॉइल कहते हैं, सबसे ज़्यादा क्या इसमें जलधारण क्षमता होती है, क्ले सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। IAS में एक बार ये क्वेश्चन आया था, ABCD काफ़ी और कथन कारण में था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों ज़्यादा होती है, ये पूछा गया था। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं, इस मिट्टी में जो पार्टिकल होते हैं बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे, क्या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिसमें पानी को रोकने की शक्ति ज़्यादा होती है। क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो पानी उनमें मोस्टली ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और वो पानी को काफ़ी देर तक रोक के रख सकती हैं, चिकनी मिट्टी। तो इसमें क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए पौधों को सबसे ज़्यादा पानी चिकनी मिट्टी से ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए स्प्लैश अपरदन, परत अपरदन, रेल अपरदन, अवनालिका अपरदन। ऑप्शन बी परत अपरदन, स्प्लैश अपरदन, अवनालिका अपरदन, रेल अपरदन। ऑप्शन सी रेल अपरदन, अवनालिका अपरदन, परत अपरदन, स्प्लैश अपरदन। ऑप्शन डी अवनालिका अपरदन, रेल अपरदन, परत अपरदन, स्प्लैश अपरदन। क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका ए, पहले स्प्लैश अपरदन होगा, फिर अब किसके सही क्रम बताना है ना अपरदन की प्रक्रियाओं को। पहले स्प्लैश अपरदन, फिर परत अपरदन, फिर रेल अपरदन, फिर अवनालिका अपरदन। इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं आगे। स्प्लैश अपरदन क्या होता है? यहाँ पे जगह नहीं है तो हम ऐसे बोल के बता देते हैं। सॉरी, अरे यार इतना टेढ़ी लाइन चल रही है, यहाँ लिख के बता देते हैं। स्प्लैश अपरदन, स्प्लैश अपरदन, स्प्लैश इरोजन, जब जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरता है। जब जल क्या है? छोटी छोटी बूंदों के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में मिट्टी पर गिरता है, मिट्टी पर डायरेक्ट गिरता है, गिरता है, तो उससे जो अपरदन होता है। ठीक है, जब जल छोटे छोटे बूंदों के रूप में मिट्टी पर डायरेक्ट गिरता है तो उससे जो अपरदन होता है उसको स्प्लैश इरोजन कहते हैं। ठीक है, परत अपरदन क्या होता है? परत अपरदन राइटिंग इसमें थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है भाई, नया नया है ये टैबलेट और टाइम लगेगा, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। परत अपरदन, शीट इरोजन, शीट इरोजन क्या होता है? जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है, इतना तेज जल हो जाता है कि जब मिट्टी की जो ऊपरी परत है ना वो जल के साथ बहने लग जाती है। जब मिट्टी सॉइल जल के साथ बहने लग जाती है तो इससे जो अपरदन होता है वो परत अपरदन होता है। सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार ही शायद आया था ये PCS में, क्रम में लगाना था कि कौन सा अपरदन मोस्टली ज़्यादा घातक होता है
उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाना था, ठीक है, आरोही क्रम में लगाना था, ठीक है, परत अपर्दन। फिर उसके बाद है रेल अपर्दन। क्या है? रेल अपर्दन। रेल अपर्दन क्या है? चलो थोड़ी बहुत जगह मिल गई बताने के लिए। रेल अपर्दन क्या है? रिल इरोजन। क्या? रिल इरोजन। जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं। जब मिट्टी में छोटी, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो बना लिया करो। जब मिट्टी में छोटी व कम गहरी नालियां बन जाती, कम गहरी नालियां बन जाती हैं रेल अपर्दन से, तो इसे क्या बोलते हैं? रेल अपर्दन, ठीक है। नेक्स्ट है अविनालिका अपर्दन। अविनालिका सबको ही परिचित हो गए, बहुत फेमस अपर्दन है और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अविनालिका अपर्दन। स्ट्रीम चैनल इरोजन। स्ट्रीम चैनल इरोजन क्या है? अविनालिका स्ट्रीम मतलब एक चैनल बना देते हैं, जैसे नदी होके जिस रास्ते से बहती है ना, इस स्ट्रीम एक धारा टाइप में, तो वो अविनालिका अपर्दन, स्ट्रीम चैनल इरोजन। चैनल इरोजन, स्ट्रीम चैनल इरोजन। जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है। जब जल एक मोटी धारा के रूप में, छोटा छोटा लिखेंगे, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होने लगता है। जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपर्दित करता है, कब तक अपर्दित करता है? जब तक वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। क्योंकि ये बनाता है ना, ये ऐसे चैनल बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो जल बह रहा है वो जब तक बहता है कि जब तक वो एक स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता, एक अच्छी तरह से उसे बहने की ढाल नहीं बना लेता वो बहने के लिए, जब तक इसको अपर्दित ही करता रहता है, ठीक है। अवनालिका अपर्दन किसके ज़्यादा होता है? किस नदी से ज़्यादा होता है अवनालिका अपर्दन? चंबल नदी द्वारा सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? अविनालिका अपर्दन। ठीक है। चंबल द्वारा, अविनालिका अपर्दन द्वारा क्या पाए जाते हैं? बीहड़, जो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के इटावा के जंगलों में, ठीक है। बीहड़ टाइप जो बन गए हैं इनके अपर्दन के कारण, अविनालिका अपर्दन के कारण, चंबल नदी द्वारा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीम चैनल इरोजन, ठीक है। वो छुपने का अच्छा जगह हुआ करती थी पहले, किसके लिए? डाकुओं के लिए, ठीक है। अब तो छुपने की क्या ज़रूरत है, अब तो साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है, आराम से कमरे में बैठे बैठे हैक कर लेते हैं। अब भाई मॉडर्न डाकू हो गए हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मृदा अपर्दन रोका जा सकता है। ऑप्शन ए अतिचराई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वनारोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके। बताओ कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या है? वनारोपण द्वारा। जब हम ज़्यादा संख्या में वन लगाएंगे तो मृदा का अपर्दन रुकेगा, क्योंकि वन की जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं ना, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, ठीक है। जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और मिट्टी की जो पकड़ होती है उसको मजबूत करके रखती हैं, ठीक है, जिससे मृदा का अपर्दन नहीं हो पाता है, ठीक है। मृदा अपर्दन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? अपर्दन अगर रोकें, हम सोचें यार मृदा अपर्दन रोक सकते हैं, तो उपाय क्या हैं? इसके उपाय हैं सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि।
जो पहाड़ों में की जाती है। पहाड़ों में कौन सी कृषि होती है? सोपानी, इसी को क्या होता है? समोच्च रेखी, समोच्च रेखीय कृषि भी बताएंगे। अतिचारण, बहुत ज़्यादा अतिचारण, पशुओं के अतिचारण से उनके खुरों से जो मिट्टी का अपरदन भी होता है। लोग कहते हैं उससे क्यों होता है? उनके खुरों से लगातार चलने से, अतिचारण करने से, और क्या उनके अतिचारण करने से बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके खुरों द्वारा क्या होता है? मिट्टी का अपरदन होता है, अतिचारण। ये भी एक रीज़न है इसका, ठीक है। और स्थानांतरित कृषि पर भी रोक लगाना चाहिए। क्या? स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना चाहिए, पर रोक, ठीक है। स्थानांतरित कृषि और मेड़बंदी करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। उपाय, सोपानी समोच्च कृषि क्या होती है? पहाड़ों में आपने देखा होगा यूं ढलानों पे यूं कृषि जो की जाती है, तो ये कभी बार जैसे यहाँ हिमालय में कोई पहाड़ है तो ये पानी आ रहा है, वो कैसे आ गया? लॉन्गिट्यूडनल, ऊर्ध्वाधर, सॉरी, ये पानी की दिशा है, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। ये पानी की दिशा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको समोच्च रेखी कैसे कर दिया? हम इसको क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल दिशा में इसकी मेड़बंदी करते हुए ऐसे इसकी हम जुताई करते हैं, जिससे पानी ऐसे ऐसे होके इधर से आके ऐसे रुक जाता है। फिर थोड़ा पानी बहेगा, इसमें रुक जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसमें रुक जाएगा, फिर इधर बहेगा, इसमें रुक, ऐसे धीरे धीरे करके पानी बहुत कम मात्रा में फिर धीरे धीरे जाता है, जिससे जो अपरदन भी पानी का, मृदा का अपरदन भी कम होगा, क्योंकि पानी रुकते रुकते जाता है, ठीक है। इसलिए मृदा का अपरदन कम होगा। अगर हम डायरेक्ट उसी दिशा में ही हम अगर उसकी जुताई करते हैं, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल दिशा में करेंगे तो यूं, तो फिर उसमें क्या है? ये नालियाँ टाइप की बन जाएंगी और पानी आराम से बहुत जल्दी बह जाएगा और साथ में मिट्टी को भी बहा ले जाएगा, साथ में मिट्टी को भी बहा ले जाएगा। और पहाड़ों पे मिट्टी की जो परत होती है उसकी मोटाई भी बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए समोच्च रेखी कृषि पहाड़ों में कारगर होती है। अतिचारण नहीं करवाना चाहिए। अगर अतिचारण से पशुओं के खुरों से भी मिट्टी का अपरदन होता है। ऐसे नहीं कि पशु नहीं चरेंगे, मतलब अतिचारण में बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। स्थानांतरित कृषि पर रोक। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जनजाति लोग, जो जनजाति लोग होते हैं गांव में, जनजाति लोगों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। जैसे एक जगह पे उन्होंने, जहाँ जंगल हुए जहाँ पे, वहाँ जंगल या वनों को काट के, जंगल या वनों को काट कर, ये जंगल हैं, इनको काट कर कृषि की जाती है। तो पूरा जंगल जो कृषि करेंगे तो वहाँ पर पूरे वन के वन काट दिए जाएंगे और फिर वो अपनी कृषि लायक जगह बना के वहाँ पे कृषि करते हैं। तो जो ये पेड़ होंगे, इनकी जड़ें जो मिट्टी को बांधे हुए थे, जब ये नहीं रहेंगे तो फिर ऑब्वियस है कि यार यहाँ पे मृदा अपरदन होगा, ठीक है। और लास्ट उपाय है हमारा मेड़बंदी। अगर हम मेड़बंदी करते हैं ना, खेतों में मेड़बंदी करते हैं यूं ऊंचे करके, तो उससे जो हम पानी, जैसे खेतों में पानी देते हैं, पानी लगाते हैं, तो मेड़बंदी करेंगे तो पानी खेतों में अच्छे से रहेगा और इधर उधर पानी मिट्टी के साथ बहेगा नहीं, ठीक है। और उससे मृदा का अपरदन भी कम होगा। लेकिन जल लॉगिंग की समस्या मोस्टली है पंजाब हरियाणा में पाई जाती है। क्या? अधिक जल देने, अधिक सिंचाई करने से भी जल लॉगिंग की समस्या होती है। वो एक अलग टॉपिक है, बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शन ए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी, सॉरी बी है ये, ए नहीं, यहाँ बी होगा, बी दक्षिण पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी, ये मिस्टेक कैसे हो गया, बनाते टाइम हो जाता है, कई बार देखा नहीं हुआ, ऑप्शन सी दक्षिणी सौराष्ट्र,
ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सॉरी देखो हम बी सी बोलने लग गए, डी है। ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आंसर होगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है। यहाँ पर समुद्र तटीय दलदली भूमि पर मैंग्रोव वनों का विस्तार आंतरिक भागों के अधिक वर्षा वाले इलाकों में सदापर्णी तथा कम वर्षा वाले इलाकों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो शायद लॉन्ग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मोस्टली पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ऐसे लगता है ना ये यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन गए। इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछना है उसे, कहीं ना कहीं से फॉरेस्ट से, वन अनुसंधान से कहाँ स्थित हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप रिवीजन जरूर करके जाइए, इनमें से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। संस्थान, ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी एर्नाकुलम। कहाँ पे है वन अनुसंधान शोध संस्थान? कहाँ पे है? देहरादून में है, देहरादून। वन अनुसंधान शोध संस्थान ये आधा सा है भाई। संस्थान की स्थापना देहरादून में सन कितने ये में हुए थे? 1906 में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, सॉरी कोमा पे लगा रहा है, एंड एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, ICFRC, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, के तहत हुई थी। ठीक है, कहाँ? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले हम यहाँ पे जरूर डैश लगाएंगे या गोला ही लगा लेंगे, जिससे हमें पता चले क्या पूछा गया, क्योंकि हम ये नहीं देखते वो मिस्टेक होता है, बार बार बोलना है ये क्वेश्चन। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरा राज्य, पहला सिमलीपाल उड़ीसा, ऑप्शन बी नोकरेक मेघालय, ऑप्शन सी अगस्तमलाई केरल, ऑप्शन डी कंचनजंगा हिमाचल। कौन सा नहीं है आप बताओ, आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, सिमलीपाल उड़ीसा में है, मैच है। नोकरेक मेघालय में है, मैच है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व स्पेयर अगस्तमलाई केरल में है, और कंचनजंगा हिमाचल में नहीं। कहाँ है? हिमाचल में नहीं, कहाँ है बताओ? सिक्किम में है, सिक्किम में बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ? सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, अगस्तमलाई केरल, कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 57, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अब पूछा है सही सुमेलित में, नहीं नहीं पूछा, इसमें सही सुमेलित पूछा है। ऑप्शन ए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ऑप्शन बी ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, ऑप्शन सी सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, ऑप्शन डी महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन क्या होगा? कौन सा सही सम्मिलित है? आंसर होगा सी
ठीक है, हरदोई, और बाकी ये सब गलत हैं। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव में नहीं, कहाँ पे है? उन्नाव में नहीं, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है, ठीक है, संत कबीर नगर में है। और ओखला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ललितपुर में नहीं है भाई, ये कहाँ है बताओ? ये कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में। यूपी जी के कई क्वेश्चन है, इनमें से जरूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। गौतम बुद्ध नगर में है, याद ही हो गया आप लोग, तैयारी हो चुकी होगी अब तो कंप्लीट। ये सही मैच है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती में ना होकर कहाँ है? ललितपुर में, ललितपुर में है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर क्या था? सी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो भारत में पहली बार अवस्थित हुआ था? ऑप्शन ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। अरे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नेशनल पार्क का नाम क्या है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना बता देते हैं। स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। पहले इसे क्या बोलते थे? हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। इससे पहले हैली नेशनल पार्क। फिर आपसे पूछेंगे कि मैम तो फिर इसका नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कैसे पड़ा? ठीक है, तो सन 1955-56 में, ये भी याद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1955 या 56 में इसका नाम विख्यात शिकारी, फेमस हंटर के नाम पर, उसका नाम क्या था? जिम कार्बेट। उसका नाम क्या था? जिम कार्बेट। फेमस क्या थे? शिकारी थे, हंटर थे। इसका नाम सन 19 में फेमस शिकारी कहते हैं जिम कार्बेट के नाम पर रखा गया। ठीक है, इसका नाम जिम कार्बेट के नाम पर। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक टाइगर रिजर्व भी है। यह टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं ये हम ऐसे बता देते हैं आपको। यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, गोल्डन जैकॉल, हाथी, गोल्डन जैकॉल, जैकॉल, सांबर हिरण, सांबर हिरण, फिश ईगल। या पूछ रहे होगे ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर पूछ लिया आपसे गोल्डन जैकॉल क्या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे ना। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, फिश ईगल आदि क्या जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बारिश हो रही बहुत तेज यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, पार्क तथा वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ है राज्य। एक मिनट, सॉरी। ऑप्शन ए दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना पक्षी अभ्यारण्य, 2 राजस्थान, सी कान्हा राष्ट्रीय पार्क, 3 केरल, डी पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, 4 जम्मू कश्मीर।
आपको मैच करके बताना है कि आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा देखो हम मैच करके बता देते हैं। आओ हम लोग मैच करते हैं सभी लोग मिलकर, ठीक है। दाचीग्राम वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेरियार वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में, ठीक है। तो अब देखिए दाचीग्राम 4, केवलादेव 2, कान्हा राष्ट्रीय पार्क 1, पेरियार 3। 4213 कहाँ है? 4213, ये ऑप्शन ए ही हो गया, ठीक है। 4213, ठीक है। रिपीट कर ले, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार वन्य अभ्यारण्य केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान से होकर बहने वाली नदी। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कावेरी राष्ट्रीय उद्यान, गंगा नदी में क्या बहती है? कावेरी राष्ट्रीय उद्यान से क्या गंगा नदी बहती है? ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से क्या मानस नदी बहती है? ऑप्शन सी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से क्या कावेरी नदी बहती है? उपरोक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कार्बेट हम बता देते हैं ये क्यों, क्योंकि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नदी नहीं, कौन सी नदी बहती बताओ? गंगा नहीं, गंगा की सहायक नदी रामगंगा, रामगंगा नदी, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदी क्या? रामगंगा नदी। ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो असम में कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अरे यार एक मिनट, ब्रह्मपुत्र। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? कावेरी नहीं, कावेरी नहीं। कौन सी नदी बहती है? कुंती पूजा और भरत पूजा, दो छोटी छोटी नदियां बहती हैं जो केरल की, दो छोटी छोटी नदियां हैं, केरल की नदियां हैं। कौन सी? कुंती पूजा, सॉरी, कुंती पूजा और भरत पूजा, ठीक है। ये नदियां बहती है कहाँ? ये केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी बहती है? कुंती पूजा और भरत पूजा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन? ब्रह्मपुत्र। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या था? आंसर डी, ठीक है। आप समझ में आ गया ना? ठीक है। एक क्वेश्चन बस ज़्यादा बनाया हुआ है इस बार, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। 61, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1975। किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? ऑप्शन ए 1972, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। 1972 9 सितंबर 1972 को, ये बता ही देते हैं, ऐसे इतना डेट नहीं पूछेंगे 9 सितंबर, लेकिन भरोसा नहीं है इसलिए बता देते हैं। 9 सितंबर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 9 सितंबर 1972 को क्या हुआ था? पारित किया गया था, पास हुआ था क्या? पार्लियामेंट में। भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पार्लियामेंट में 9 सितंबर 1972 को पास किया गया था।
आंसर होगा इसका ए। ठीक है, हमारे क्वेश्चन अब कंप्लीट हुए। ठीक है, आज के क्वेश्चन, आज की टेस्ट सीरीज ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम फिर आएंगे संडे। कल आप सोच रहे होंगे कि मैम कल संडे को लेके क्यों नहीं आई। ठीक है, क्योंकि यार एक दिन तो हमें भी छुट्टी मिलनी चाहिए ना। हाँ, क्यों हमारे भी बहुत काम होते हैं, पेंडिंग वर्क हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कल हम थोड़ा आराम किए थे और फिर पीपीटी बनाए और आज आपके समक्ष लेके आ भी गए हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि पीपीटी ये जो हम क्वेश्चन बनाते हैं ना कैसी लगी। हाँ, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप लोग हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम टीचर हैं, हमारा काम ही है पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो कुछ तो हमारी पीपीटी से अगर एक दो बच्चों को भी लाभ होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, फिर लेके कल आएंगे हम नई पीपीटी के साथ। तो जब तक आप पढ़िए, ठीक है, तैयारी करिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।